हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, उन सभी नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ऐड किया है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, या आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले वो हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर। और ये किन किन भर्ती परीक्षाओं में ऐड किया गया है? तो आरएस भर्ती परीक्षा, पीएसआई, है ना, और खास तौर पर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये टॉपिक नया ऐड किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं अधीनस्थ न्यायालय को लेकर। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे संविधान के, हम यहाँ चर्चा करते हैं सबसे पहले हमारे संविधान में एक भाग है, और वो कौन सा भाग है? 6। इस भाग 6 में अध्याय कितने हैं कुल? तो 6 अध्याय हैं। उनमें से जो छठा अध्याय है, और वो छठा अध्याय बात करता है अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक। तो इनमें हमें देखने को मिलता है कि किसके बारे में? इनमें हम पढ़ते हैं क्या? अधीनस्थ न्यायालय। क्या पढ़ते हैं? तो याद रखना, इनमें हम पढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इनमें हम क्या पढ़ते हैं? तो याद रखना, इनमें हम पढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय। यानी जब हम अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में चर्चा करते हैं, तब आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये बात समझनी है कि अधीनस्थ न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय पढ़ने के लिए हमें संविधान का भाग 6 पढ़ना है, अध्याय 6 पढ़ना है, और अनुच्छेद 233 से 237 तक के बारे में हमें क्या करनी है? हमें चर्चा करनी है। अधीनस्थ न्यायालय कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए इन्हें जिला न्यायालय। क्या कह दीजिए? आप इन्हें कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं जिला न्यायालय। अब एक छोटी सी बात को सुनिए, एक छोटी सी बात को समझिए। जब मैं यहां बात करता हूं किसके बारे में? जिला न्यायालय के बारे में, है ना। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिला न्यायालय यानी जिला जो शब्द है, याद रखना मैं यहां बात कर रहा हूं किसके बारे में? जिला शब्द के बारे में। तो जिला शब्द आपको याद रखना है, 2 जगह जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। एक तो जिला शब्द का उल्लेख कहां कहां मिलता है बेटा? तो याद रखना, जो जिला शब्द है उस जिला शब्द का उल्लेख कहां कहां मिलता है? तो जिला शब्द का उल्लेख मिलता है बेटा 2 जगह। कितनी जगह मिलता है? 2 जगह। एक तो आपको याद रखना है, जिला शब्द का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 233 में, और एक जिला शब्द का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 में। याद रखना, 233 में और 243 में। 233 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है क्योंकि जिला न्यायालय, और यहां पर मिलता है जिला परिषद को लेकर। यानी यहां पर आपको क्या याद रखना बेटा? तो देखो एक बार, यहां पर आपको क्या याद रखना है? तो सुनिए, यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर तो हमें पढ़ना है क्या? जिला न्यायालय। मतलब यहां तो जो शब्द आता है वो है जिला न्यायालय, और यहां पर जो शब्द आता है वो है जिला परिषद। क्लियर है ये वाली बात? चलो, तो यहां पर क्या आता है? जिला परिषद। 2 जगह इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ये पंचायती राज के बारे में है, आप सब लोग जानते हैं। हम यहाँ पर अगर चर्चा करें ना इनके बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं ये पंचायती राज से संबंधित है, यानी पंचायती राज के बारे में हम इनके यहाँ पर चर्चा करते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर चर्चा करूंगा अधीनस्थ न्यायालय को लेकर। किसको लेकर मैं यहां बात कर रहा हूं? अधीनस्थ न्यायालय को लेकर। अधीनस्थ न्यायालय पढ़ने के लिए आपको हमारे संविधान का भाग 6 पढ़ना है। भाग 6 में अध्याय 6 पढ़ना है, अनुच्छेद 233 से 237 तक पढ़ना है। मतलब वही सारी बातें जो ओवरऑल तरीके से हमने पहले चर्चा करी थी, उन्हीं के ऊपर हम वापस यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 233 से 237। अब जब हम जिला न्यायालय के बारे में बात करते हैं कि जिला न्यायालय में क्या क्या चीजें हैं, तो देखो सबसे पहले तो आता है क्या? जिला न्यायालय। फिर आता है नगर सिविल मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, और राज्य के विभिन्न पदाधिकारी। ये सारे मिलकर के बनता है क्या? जिला न्यायालय, या आप कह दो न्यायिक अधिकारी। ये सारा एक जिले में स्ट्रक्चर है जिनसे मिलकर के बनता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे अनुच्छेद 233 के बारे में, और ये 233 हमें बताता है किसके बारे में? जिला न्यायाधीश के बारे में। जिला न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधीश कैसे बनता है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। 2 क्लॉज हैं इसमें जिला न्यायालय को लेकर, यानी अनुच्छेद 233 का पहला और अनुच्छेद 233 का दूसरा। समझिए, यहां पर बताया गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और एक बात याद रखना, त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। ये त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को। हटाएगा कौन? राज्यपाल। लेकिन किसके परामर्श से?
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से के परामर्श से। अब यहां पर आपको अनुच्छेद 233 का जो पहला क्लॉज है वो आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य में अगर कोई जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश का पद स्थापन करना है, तो उसके संबंध में आपको एक बात याद रखनी है कि इनकी पद स्थापन हो गई, इनकी नियुक्ति हो गई, इनकी छुट्टी के संबंध में काम हो गए, वो सारे काम कौन करता है? वो सारे काम कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन किसके परामर्श से? तो याद रखना हाईकोर्ट के परामर्श से करता है। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है, दो या तीन, कि जिला न्यायाधीश की, चाहे तो आप जिला न्यायाधीश की क्या बात कर लो? नियुक्ति के बारे में बात कर लो, या फिर बात कर लो क्या? पद स्थापन के बारे में बात कर लो। ठीक है, याद रखिएगा, नियुक्ति के बारे में या फिर पद स्थापन के बारे में बात कर लो। तो आमतौर पर ये जितनी भी बातें हैं ये सारी राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आती है और राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से करता है। लेकिन 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 याद रखना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से किसी राज्य की सेवा में या केंद्र की सेवा में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं सुनिएगा, अगर पहले से कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य की या केंद्र की सेवा में काम नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा यहां पर काम की बात योग्यता में। ठीक है, याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पहले से, याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की सेवा में कार्यरत नहीं है, तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है, ये है ना। तो वह याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या बन सकता है? जज, यदि वह कम से कम 7 वर्ष तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता, या कम से कम 7 वर्ष तक क्या कर चुका हो? कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से काम नहीं कर रहा है, पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, तो वो व्यक्ति केवल इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में ही जज बन सकता है कि अगर वो 7 वर्ष तक या तो क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो या प्लीडर रहा हो। अधिवक्ता कह दीजिए या फिर प्लीडर कह दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, अधिवक्ता कह दो या फिर प्लीडर कह दो, या फिर वो 7 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर काम कर चुका हो। कोई ऐसा व्यक्ति अगर है तो उसे क्या बनाया जाएगा? तो याद रखना उसे क्या बनाया जा सकता है? उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। आगे चलें, याद रह जाएगा। फिर देखो, नोट है कि संविधान में जिला शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 में मिलता है। मैं ऑलरेडी, या ऐसा कह दो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले ये सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं, इनके बारे में मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले समझा चुका हूं। बोलो क्लियर है ये वाली बात? याद रह जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो एक छोटी सी बात कि जिला न्यायाधीश को दीवानी और फौजदारी मामलों में प्रारंभिक व अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है, ये तो आप लोग जानते ही हो। अगर हम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि न्यायालय के संबंध में ये जितने भी अधिकार हैं, है ना, वो न्यायालय के संबंध में ये जितने भी अधिकार हैं, वो चाहे तो आप दीवानी के बारे में बात कर लीजिए या फिर आप फौजदारी के बारे में बात कर लीजिए, तो ये दोनों क्षेत्र जो है या दोनों क्षेत्राधिकार जो है उस पर ये लागू होता है। चले आगे, याद रह जाएगा क्या? तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। आगे देखो, अब जिला न्यायाधीश के बारे में क्या याद रखना है? तो देखो, दीवानी व सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायाधीश है, और फौजदारी या आपराधिक मामलों में सेशन कोर्ट है, सत्र न्यायाधीश है। क्लियर है? तो यहां पर ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बेसिक बात है जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है या फिर समझना है। एक छोटी सी बात और है ना, याद रखिएगा, एक आर्टिकल और है जो बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 233 में क। ठीक है, याद रखना, ये अनुच्छेद 233 का जो क वाला क्लॉज है ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको बाद में जोड़ा गया। और याद रखना कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखिएगा 20वां संविधान संशोधन है जो वर्ष 1966 में जोड़ा गया। ठीक है, 20वां संविधान संशोधन वर्ष 1966 में जोड़ा गया। 20वां संशोधन है, 20वां संविधान संशोधन है जो कब जोड़ा गया? तो याद रखना 20वां संशोधन है, और ये 20वां संविधान संशोधन बेटा कब जोड़ा गया?
तो आपको याद रखना है वर्ष 1966 में। कभी कभार इस तरीके के भी छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अनुच्छेद 233 क में क्या है। अब हमें 233 तो पढ़ा हुआ होता है, क नहीं पढ़ा हुआ होता है, तब हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये खास तौर पर बताता है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना या उनके द्वारा लिए गए जो या उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनको विधिमान्य करना यानी विधिमान्यकरण करना, तो याद रखना है ना इसके बारे में। तो अनुच्छेद 233 क कहता है, जो 20वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा जोड़ा गया, और ये क्या कहता है तो याद रखना, ये क्या कहता है, ये कहता है, याद रखिएगा, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। चलिए, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का विधिमान्यकरण। क्या है तो याद रखना, विधिमान्यकरण, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का विधिमान्यकरण। ये पहले नहीं था, ये हमने 20वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा जोड़ा है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। आगे चले तो ये अच्छा एक आर्टिकल है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आपको बढ़िया तरीके से देखना है। फिर देखो अगला क्लॉज क्या कहता है बेटा, अगले क्लॉज पर चलते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। देखो जिला न्यायाधीश की तो हमने नियुक्ति कर दी, लेकिन जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो लोग हैं उनकी नियुक्ति भी तो करनी पड़ेगी। यानी उस हाईकोर्ट, उस जिला न्यायालय में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, या फिर बात करें उनकी भर्ती कैसे होगी, तो उसके संबंध में काम कैसे किया जाएगा, तो यहां पर उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 233 में बताया गया जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय के बारे में, किससे मिलकर के बनेगा, योग्यता क्या होगी उसके बारे में। 233 क में बताया कि कुछ अन्य जो कुछ जिला न्यायाधीश है उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय है उनका विधिमान्यकरण होना, यानी उन्हें विधिमान्य माना जाएगा। 234 में बताया गया है कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायिक सेवा में जो लोग हैं उनकी नियुक्ति करनी, यानी ये जो न्यायिक पदाधिकारी है, ठीक है, यानी किसकी सेवा में है तो याद रखना, जो न्यायिक सेवा में है उनकी क्या करनी है तो याद रखना, जो न्यायिक सेवा में जो है उनकी नियुक्ति करनी। बोलो क्लियर है। अब सुनो इधर काम की बात क्या है तो समझो यहां पर। अब नियुक्ति कौन करता है, अब सब लोग जानते हैं नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन याद रखना जिला न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जितने भी लोग हैं जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, लेकिन एक तो किससे परामर्श लेगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और एक आरपीएससी से। तो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग वह जिला न्यायाधीश से परामर्श यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेकर वो इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो याद रख लेना, है ना। एक तो हाई कोर्ट हो गया और एक आरपीएससी हो गया, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर वो क्या करता है, वो इनकी नियुक्ति करता है। तो याद रह जाएगी क्या, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, याद रखना। और राज्यपाल किससे परामर्श लेकर के करता है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट से और आरपीएससी से। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, याद रखना, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना और समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, पढ़ना और समझना आप लोगों के लिए थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। चले आगे, फिर बात करेंगे यहां पर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। याद रखना, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, याद रखना, हाईकोर्ट का कुछ मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर नियंत्रण होता है ना। किसका होता है, हाई कोर्ट का निम्न मामलों में, याद रखना, हाई कोर्ट का कुछ मामलों में जिला न्यायालयों पर नियंत्रण, हाई कोर्ट का निम्न मामलों में जिला न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है, जिला न्यायालयों पर नियंत्रण। हाईकोर्ट द्वारा निम्न मामलों में जिला न्यायालय पर नियंत्रण, हाईकोर्ट नियंत्रण रख सकता है। कैसे तो ये 235 में बताया, देखो राज्य के जितने भी न्यायिक पदाधिकारी हैं, याद रखना, राज्य में जितने भी न्यायिक पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल ने हाईकोर्ट से परामर्श लेकर के की है, साथ ही साथ जिला न्यायाधीश के पद
से ऊपर के, जिला न्यायाधीश के पद से ऊपर के, यानी जिला न्यायाधीश का जो पद है उसके ऊपर से कोई भी पद है तो उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति की अगर नियुक्ति करनी है तो, अगर उसकी पदोन्नति करनी है तो, है ना, उसका स्थानांतरण करना है तो, छुट्टी के संबंध में व अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में किसका नियंत्रण होता है? तो याद रखना हाईकोर्ट का नियंत्रण होता है। याद रह जाएगा, यानी आपको याद रखना है कि कुछ मामलों में, है ना, हाईकोर्ट का नियंत्रण होता है जिला न्यायालयों के ऊपर। जैसे जो जिला न्यायाधीश है उससे ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है, उस पद से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उनकी नियुक्ति करना, उनकी पदोन्नति करना, उनका स्थानांतरण करना, उनको छुट्टी देना, और या फिर बात करो अनुशासनात्मक कार्यवाही की तो उसके संबंध में क्या करता है? नियंत्रण होता है किसका? हाईकोर्ट का। और ये कौन सा अनुच्छेद हो गया बेटा हमारा? 235। तो 233, 233 क, 234 और 235। आगे चले, याद रखिएगा। फिर देखो इधर, फिर मैं बात करता हूं उसके बाद, चलिए चलिए अब सुनिए। तो ये अनुच्छेद 235 से जो कहता है कि जिला न्यायालय का कुछ मामलों पर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होगा। क्लियर है? फिर आगे चलो, फिर यहां बात करते हैं आर्टिकल 236। आर्टिकल 236 क्या कहता है? थोड़ा सा मैं यहां पर चर्चा करता हूं आर्टिकल 236 के बारे में, यानी अनुच्छेद 236 के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर अनुच्छेद 236 में आपको याद रखना है क्या? तो अनुच्छेद 236 में है निर्वचन। अनुच्छेद 236 में क्या है? निर्वचन। ठीक है, अब निर्वचन का मतलब क्या होता है? तो इंटरप्रिटेशन, है ना, और इसका मतलब क्या है? व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या करना। किसके बारे में बात है? व्याख्या करना। अब व्याख्या करेंगे किसके बारे में? तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि व्याख्या करना। एक तो आपको याद रखना है क्या? सबसे पहली बात कि जैसे हम अब तक जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे जिला न्यायाधीश हो गया, न्यायिक सेवा में जो पद हो गए वो, तो उनका अर्थ क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा जिला न्यायालय हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि न्यायिक पद हो गया, तो एक्चुअली इनकी व्याख्या क्या होगी, इनकी परिभाषा क्या होगी? तो इन परिभाषा को लेकर के यहां पर सारी चीजें डिक्लेयर की गई है, सारी चीजें बताई गई है कि भाई साहब आपने जिला न्यायालय का, जिला न्यायालय का मतलब है जिला न्यायाधीश। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जिला न्यायाधीश। अब जिला न्यायाधीश का अर्थ क्या होता है? वहीं पर न्यायिक पद है, तो न्यायिक पद का अर्थ क्या होता है? तो न्यायिक पद का अर्थ होता है, न्यायिक पद का अर्थ क्या होता है वो बताया गया है अनुच्छेद 236 में। तो यानी यहां पर इनकी परिभाषाओं के बारे में चीजें हमें बताई गई है, इनकी परिभाषाओं से लेकर के जो बातें हैं वो हमें समझाई गई है। तो यहां पर व्याख्या को लेकर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, व्याख्या को लेकर आपको कुछ बातें जो है वो समझनी है। जैसे इधर देखो, है ना, निर्वचन। अब ये निर्वचन में क्या है? तो देखो इधर एक बार, जिला न्यायाधीश व न्यायिक पदाधिकारी के पदों की क्या की गई है? व्याख्या की गई है। हम बार बार बोल रहे हैं जिला न्यायाधीश, है ना, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, तो उनका अर्थ क्या है? तो जब हम बात करते हैं जिला न्यायाधीश, तो आप ये समझो कि जो सिविल न्यायालय है उनका न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, नगर का मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, वो सारी चीजें जो है वो क्या है? वो इसमें शामिल है। आगे चले, चलो फिर देखो इधर अनुच्छेद 237 कहता है
कि अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधानों को सभी श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उन पर लागू करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होगा बेटा? तो राज्यपाल के पास होगा। यानी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अलग अलग कैटेगरी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना, कहने का मतलब यह है कि कुछ वर्गों के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर ये सारे प्रावधान लागू होंगे और लागू करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो यहां पर जितने भी आर्टिकल थे उनके बारे में हमने चर्चा करी है। देखिए एक बार अगर मैं यहां बात करता हूं तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 233, फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 233 क, फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 234, फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 234, फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 235, ठीक है, फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 236 और फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 237। देखो इधर अनुच्छेद 233 में क्या है, तो यहां पर हमें चीजें बताई गई है किसके बारे में? तो याद रखना जिला न्यायालय के बारे में और साथ ही साथ इनकी योग्यता के बारे में। क्लियर है? यहां पर बताया गया है कि कुछ विशेष वर्ग जो है, कुछ मजिस्ट्रेट हैं, कुछ न्यायाधीश हैं, उनके निर्णयों के बारे में, है ना, और ये जोड़ा गया 20वें संविधान संशोधन वर्ष 1966 के तहत। यहां पर बताया गया है कि जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, तो याद रखना यहां पर बताया गया है न्यायिक पदाधिकारी के संबंध में। वहीं पर अगर मैं 235 के बारे में बात करूं तो यहां पर बताया गया है कि हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नियंत्रण, हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। वहीं पर 236 के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर बताया गया है निर्वचन, निर्वचन का मतलब होता है बेटा यहां पर है व्याख्या। ठीक है, और वहीं पर बात करूं 237 में बताया गया है क्या? सभी श्रेणी के मजिस्ट्रेट पर लागू, सभी श्रेणी के मजिस्ट्रेट पर लागू। ठीक है, यानी ये जो प्रावधान है ये सभी श्रेणी के मजिस्ट्रेट पर लागू होंगे और इनके संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो ओवरऑल जितने आर्टिकल थे बेसिक हमने उन सभी के बारे में चर्चा करी है और ये प्रैक्टिकल या कह दो ये फैक्चुअल डेटा है जिसके बारे में आपको एज इट इज चीजें याद रखनी है, एज इट इज आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ फैक्ट और हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, जिनसे कभी कभार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय क्या है? तो देखो ग्राम न्यायालय क्यों मनाए जाते हैं? तो याद रखना ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत 2 अक्टूबर 2009 को। याद रखना राजस्थान में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में बना और इसको लागू किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। और याद रखना ये कितने समय के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए ये अधिकतम सजा सुना सकता है और ये आदिवासी क्षेत्रों में प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, ये जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, चलते फिरते न्यायालय के तौर पर क्या किया गया? इनकी स्थापना की गई है जो गांव-गांव जाकर लोग मामले की सुनवाई करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के न्यायालयों को हम क्या कहते हैं? मोबाइल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोबाइल कोर्ट कहते हैं। जैसे मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान है, वैसे ही आपको समझना है कि ग्राम न्यायालय भी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, गांव-गांव जाकर सुनवाई करते हैं मामलों की, इसीलिए इन्हें मोबाइल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, फिर देखो एक होता है परिवार न्यायालय। कौन सा न्यायालय? परिवार न्यायालय। अब ये परिवार न्यायालय क्या है? तो समझो ये है, यह न्यायालय पति पत्नी के बीच विवादों को हल करने का काम करता है। ऐसा न्यायालय जो घर गृहस्थी में जो विवाद चल रहे हैं उनको हल करने का काम करता है, वो कहलाता है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय के संबंध में अगर बात करें तो संसद द्वारा विधि बनाई गई 1984 में और इसके साथ ही पारिवारिक अदालतों की क्या की गई? स्थापना की गई है। हाईकोर्ट के परामर्श से, याद रखना, राज्य सरकार के द्वारा इन न्यायालयों की स्थापना की जाती है, जबकि इधर कौन करता है? इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। क्लियर है? तो लगभग हमने जिला न्यायालय के बारे में जितने भी काम का डेटा था वो सारा डेटा हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, सारा डेटा हमने व्यवस्थित तौर पर पढ़ा है और जो जो हमारे लिए काम की बातें थी उन सभी पहलुओं के ऊपर हमने बढ़िया तरीके से चर्चा करी है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन जो हमारा रहा है, छोटा टॉपिक था तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन हमारा नहीं है, इसमें जितनी भी काम की बातें थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है और उनके ऊपर हमने चर्चा करी है।
सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं एसएसटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 OMR शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, RS, SI किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।